ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पंचायत चुनावों के चलते सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर तैयारियों ने पकड़ा जोर। नामांकन से लेकर मतदान तक नहीं होगी बिजली पानी की कोई समस्या। हाईकोर्ट से शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों में आक्रोश। किसी भी प्रशासनिक कार्य में नहीं करेंगे सहयोग, पंचायती चुनावों का बहिष्कार। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी हुई गठित, शहर अध्यक्ष ने सभी वर्गों को दिया मान सम्मान। और जनकपुरी महोत्सव की तैयारियों को लगे पंख, महिला कार्यकारिणी करेगी मेहंदी, हल्दी और मंगल गीतों का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पंचायती चुनावों को लेकर सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर पूरी की जा रही हैं तैयारियां, जिसमें एसडीएम और बीडीओ से लेकर अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा चल रही है। एसडीएम एमपी सिंह के मुताबिक पोलिंग बूथों से लेकर वहां पर पानी बिजली तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि नामांकन और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो पाए। पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही आगरा में आला अधिकारियों की मशक्कत शुरू हो गई है। जिला स्तर पर जहां उच्च अधिकारियों ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं तहसीलों में एसडीएम मोर्चा संभाल रहे हैं। खेड़ागढ़, सैया सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रबंध किए जा रहे हैं। विभिन्न इलाकों में अधिकारीगण अपने मातहतों के साथ बैठक कर इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में एसडीएम एमपी सिंह ने अपने अधीनस्थों से सारा ब्यौरा मांगा और कमियों पर खूब क्लास लगाई। इसको निरीक्षण कर लीजिए आप लोग। पेयजल, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नामांकन शुरू होने जा रहा है। हैंडपंप वर्किंग कंडीशन में है कैंपस में? सर, एक समर है। दरअसल 28 तारीख से शुरू होने जा रहे नामांकन के लिए भी सभी ब्लॉकों को प्रशासन की ओर से खास निर्देश दिए गए हैं, जहां बैरिकेडिंग से लेकर सुरक्षा इंतजामों की पूरी तस्दीक दी जा रही है, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अड़चन का सामना न करना पड़े। सदन में कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों ने बढ़ाई जिला प्रशासन की मुसीबत, जिन्होंने पंचायती चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। यहाँ बता दें कि सहायक अध्यापक पद से हटाए जाने से नाराज शिक्षकों ने प्रशासकीय कामों में सहयोग करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। प्रदेश और केंद्र की सियासी घमासान में बेचारे शिक्षा मित्र शहीद हो गए हैं। राजनीति की इस जंग में जिनके मुंह का निवाला छिन गया है और उन्हें सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र बना दिया गया। इस कार्रवाई से शिक्षा मित्रों में खासा उबाल है, जिन्होंने हाल में होने वाली पंचायती चुनाव की प्रक्रिया में सहयोग करने से मना कर दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव में 1700 शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने चुनाव कार्मिक बनकर काम करने से इनकार कर दिया है। उसी विद्यालय में हूँ, प्राथमिक विद्यालय नगला संगवा में। तो अभी पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, उसके बाद हमें फिर भी हर ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये इसी तरीके से ड्यूटी करते रहे तो हमारी मांगे दब जाएंगी, इसलिए हम एक कदम उठाना चाह रहे हैं और हम कार्य बहिष्कार करना चाह रहे हैं। कल सूर सदन में बीएलओ की मीटिंग है, हम लोगों में से कोई भी शिक्षा मित्र बहन या भाई उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होंगे। गौरतलब है कि जनपद में काम करने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 3200 के बराबर है। पंचायती चुनाव में जिन्हें अहम कामों में लगाए जाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक उनके मना करने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1,500 से ज्यादा कार्मिकों की व्यवस्था करना, जिसके लिए काफी मुश्किल काम साबित हो सकता है। हाईकोर्ट के निर्णय से आहत शिक्षा मित्र अब दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। आगामी 5 अक्टूबर को प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र दिल्ली कूच करेंगे। नौकरी संकट में पड़ जाने के बाद परेशान शिक्षा मित्र अब एनसीटीई के खिलाफ विरोध दर्ज कराकर नियमों में संशोधन की मांग करेंगे। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद अब उनका भविष्य अधर में लटक गया है। विगत कई दिनों से शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर सरकार का विरोध जता रहे थे। अब शिक्षा मित्रों ने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। आगामी 5 अक्टूबर से शिक्षा मित्र दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर के 1,72,000 शिक्षा मित्र उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुए हैं। हमें एक भी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है और दिल्ली की हमें किस तरह पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, तो उसका क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन है वो तो हवाई है। जो आप जानते हैं कि आज ना तो शिक्षा मित्र हैं ना हम अध्यापक हैं, क्योंकि जिस विद्यालय हम शिक्षा मित्र थे वहाँ से हम रिलीव हो चुके हैं।
इस विद्यालय में हम अध्यापक बने, आज हम अध्यापक नहीं रहे और माननीय उच्च न्यायालय से हम ऊपर नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आश्वासन दिया था वो केवल वोट की लालच में दिया, हम लोग को रोकने के साधने के लिए दिया, वो सही नहीं है। ये लगभग 3000 करीब शिक्षा मित्र सारे परिवार सहित दिल्ली के लिए कूच करेंगे। क्या उद्देश्य है दिल्ली जाने का? दिल्ली जाने का उद्देश्य है, हमारी जो मुख्य मांग है, जो हम लोग शिक्षक थे, सामाजिक शिक्षक जो हुए थे, सभी लोगों को पूर्ण रूप से दोबारा शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए एनसीईटी से अनुरोध करते हुए अपने जो संविधान में स्थिरता बरती जाए, इस तरह का एक धरना प्रदर्शन। मैं उसी विद्यालय में हूँ, प्राथमिक विद्यालय नगला चौवा में। तो अभी पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, उसके बाद हमें फिर भी हर ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये इसी तरीके से ड्यूटी करते रहे तो हमारी मांगें दब जाएंगी, इसलिए हम एक कदम उठाना चाह रहे हैं और हम कार्य बहिष्कार करना चाह रहे हैं। कल सूर सदन में बीएलओ की मीटिंग है, हम लोगों में से कोई भी शिक्षा मित्र बहन या भाई उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने डाइट परिसर में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। जंतर मंतर के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जिले भर से 3000 शिक्षा मित्र 4 अक्टूबर को दिल्ली कूच कर जाएंगे। विगत 15 सालों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष की ताजपोशी के 3 महीने बाद शहर की कार्यकारिणी का गठन रविवार को हो गया, जिसमें शहर अध्यक्ष द्वारा सभी वर्गों को शहर कार्यकारिणी में जगह देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि अध्यक्ष द्वारा किया गया ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है और पार्टी कितनी मजबूत होती है। मजलूम तक न्याय दिलाने वाली टीम जो बना के आपके समक्ष खड़ी करी गई है, वो आगरा में सुलहकुल के वातावरण को उत्पन्न करेगी और अब समाजवादी पार्टी की नीति को आगे बढ़ाएगी। माननीय अखिलेश जी के जो निर्देश हैं और जो उन्होंने काम करके दिखाए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी और बूथ लेवल तक कमेटी बनाना है। अभी लगातार देखा गया है कि जब कमेटियां गठित हुई है किसी भी देखा जा रहा है, कभी गठन में काफी विरोधाभास की स्थिति को इस बार ऐसा होता है तो किस तरह? आपने देखा कोई विरोधाभास है ही नहीं। जब से हम आए तो संगठन जो है पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। जो संगठन के अंदर शामिल हो गए वो भी हैं, जो संगठन के बाहर हैं वो हमसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं संगठन की एक मर्यादा होती है, कुछ ही लोगों को उसमें शामिल किया जा सकता है। बाकी मेरी एक कोर कमेटी है जो कार्य कर रही है। मैंने प्रभारी जो इसका कार्यालय का बनाया वो भी विनोद स्वरूपिया को बनाया है। बाकी जो मीडिया का काम देखेंगे वो भी मेरे 4 लोग मिलजुल कर उसको काम को देखेंगे। और मैंने जो संगठन बनाया वो ऐसी रचना रची है जो बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ पुराने नेता ऐसे हैं जो आपके अध्यक्ष बनने के बाद लगातार आपके साथ देखे जा रहे हैं, आज वो 2-3 चेहरे आज नजर नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे चेहरे, लेकिन कम नोटिस के ऊपर दिखाई दिया होगा, लेकिन वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। और वो चेहरे देखिए एकदम कमेटी आई है, उसको डिक्लेयर करना, कल से शराब लग जाएंगे, तो इसलिए आज कमेटी का घोषणा करना अत्यंत आवश्यक था, तो वो मैंने की। क्या मानते हैं किस तरीके से कार्य किया जाएगा चुनाव को देखते हुए, कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी? आप देख रहे हैं संगठन कितना मजबूत है और संगठन के साथ साथ जितने भी लोगों को मैं समायोजित कर सकता था वो मैंने पूरी कोशिश की है। उसके बावजूद भी जो मेरे साथी रह गए तो वो बुरा ना माने, उनको भी मैं और अच्छी जो है पोजीशन वो अध्यक्ष की भूमिका ही निभाएंगे जो मेरी। हमारा पूरा फोकस जो हमारा निकटवर्ती 2017 का विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि आगरा से विधानसभा के परिणाम सकारात्मक नहीं आए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति बड़े अहम खिलाड़ी बड़े भाई रहीस चुनाव से पूर्व सौंपी गई। हमारा ऐसा मानना है कि रईस भाई के नेतृत्व में इस बार आगरा की तीनों विधानसभाओं में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और संगठन के संबंध में ये किसी से छुपा नहीं है। रईस भाई के बारे में दुनिया जानती है कि लोगों को संगठित करने की इनमें विलक्षण क्षमता है, जिसका प्रदर्शन आगामी कुछ समय में दिखाई देगा। महानगर अध्यक्ष भाई रईसुद्दीन के नेतृत्व में जो काम करने का आदेश दिया है उसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और हम रईस भाई के साथ इस शहर के प्रत्येक बूथ पर जाकर, प्रत्येक गली में जाकर संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे और पहले की मुकाबले
और भी अच्छा हम लोग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ऐसा से ही रईस भाई के साथ हैं, रईस भाई के संग कंधा मिलाकर चलेंगे। रईस भाई जैसा भी निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे। संगठन में जिम्मेदारी है तो पूरा यानी सही तरीके से चलाने का काम करूँगा। और जो रईस भाई ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है शहर के लोगों तक मैं समाजवादी की जो यानी विचारधारा हैं वो सब पहुंचाने का काम करूंगा। और संगठन के लिए जो भी है वो बहुत मेहनत के साथ कार्य करूँगा। अगर हमें सभी जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं ऐसे लोगों को इसमें समाहित किया गया है। आशा करते हैं ये कार्यकारिणी एक सशक्त रूप में काम करेगी और आने वाले दिनों में तीनों विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से जीत हासिल करेंगे। पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज महानगर आगरा की नई कार्यकारिणी का उन्होंने गठन करके यहाँ भेजा है। और हमारे शहर अध्यक्ष भाई रईसुद्दीन जी के हाथों को हम सबको मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो हम लोग पूरी तन मन धन के साथ करेंगे। और ऐसा नहीं है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कार्यकारिणी में, जो भी लोग विशेष रूप से बनाए गए हैं। अब गणेश चतुर्थी का आज त्योहार है, आप जानते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने कुछ पूजा पाठ और इस तरीके के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। अब मैं खुद ही कम से कम 1.25 घंटे में नुनिहाई से यहाँ तक आ पाया, काफ़ी जाम में फंसा रहा, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मौके पर पहुँच गया। तो इस तरीके से कोई 1-2 लोग ही एब्सेंट हुए होंगे, बाकी सभी हम मौजूद हैं। अंतरकलह से जूझ रही भाजपा अभी भी पंचायत चुनाव फतेह करने के दावे भर रही है। अभी तक प्रत्याशियों का चयन न कर पाने के बावजूद भाजपाइयों के दावे हवा हवाई हैं। जिला पंचायत चुनाव में संगठन के पदाधिकारी प्रत्याशियों के क्षेत्र में रात्रि प्रवास कर जी जान झोंकेंगे। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है पंचायत चुनाव भगवा ब्रिगेड के लिए बेहद अहम है। 2017 फतेह से पहले भाजपा पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराना चाहती है। हालांकि 2 माननीय की अंतरकलह की वजह से पार्टी में इन दिनों महाभारत छिड़ा हुआ है। जिला पंचायत के लिए नामांकन शुरू होने तक भाजपा प्रत्याशियों की पूरी घोषणा नहीं कर पाई। अब प्रदेश की शीर्ष इकाई प्रत्याशी चयन को लेकर 2 दिन से मंथन कर रही है। 70% अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए रात्रि। 30% प्रत्याशी जहां सामंजस्य नहीं बन पाया है वो आज दोपहर तक बन जाना है और उसकी घोषणा हो जानी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चुनाव को लड़ रही है और समर्पित प्रत्याशी हमारा होगा तो इस साथ के लड़ रहे चुनाव को फिर हमको जीत सुनिश्चित करनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर का नेता हो वो इस वार्ड का एक प्रभारी बना दिया गया है। उस वार्ड के अंदर प्रवास करके उस प्रत्याशी को जिताने की रणनीति क्या होगी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेगा और प्रत्याशी जिताने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की रहेगी। भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता के मुताबिक संगठन के पदाधिकारी चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। बड़े बड़े दावों के बावजूद भाजपा की स्थिति प्रत्याशी चयन को लेकर नाजुक बनी हुई है। आगरा के दोनों माननीय अपने अपने करीबियों को टिकट दिलाकर अपना पलड़ा भारी करने में लगे हैं। पार्टी का ये अंतरकलह पंचायत चुनाव में भाजपा को भारी सबक सिखा सकता है। भगवान श्री राम की आगवानी के लिए क्षेत्रवासी अभी से आतुर दिख रहे हैं। आगामी 3 अक्टूबर से आयोजन समिति की महिला इकाई कलश यात्रा के साथ मेहंदी हल्दी की रस्मों के साथ साथ मंगल गीतों का आयोजन करेगी। पहली बार जनकपुरी में आए भक्तों का स्वागत जानकी की सखियां पुष्प वर्षा कर करेंगी। रूप तो इसका प्रेम मंदिर का है, वृंदावन वाले का। इसके जो साइड में आप देख रहे हैं दोनों तरफ बल्लियां और गड़ी हुई हैं। इस पर अभी हमारा चल रहा है, इस पर हम डांस वाली लड़कियां भी रख सकते हैं। दूसरे दिन जब विदा के टाइम पर नृत्य करेंगी, यहाँ पे उसके भजन और वो जो चलेंगे उस पर वो नृत्य करेंगी। और दूसरे दिन जब विदा होगी तो उस पर तोपों से फूलों की वर्षा भी हो सकती है। अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, उसका पैसा वो ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए अभी किया नहीं है। विचार चल रहा है समिति का, अगर उसका हो गया तो वो उस तरह से होगा, नहीं तो लाइट तो लगेगी। इस पर लाइट अच्छी भव्य रोशनी होगी, इसका ये पूरा वो कवर्ड होगा। हमने कम से कम 15-16 द्वार बनाए हुए हैं और भव्य तरीके के द्वार हैं, जो मेरा अंदाज़ है कि अभी तक कहीं भी किसी प्रकार के ऐसे नहीं बने जो द्वार यहाँ बनाए जा रहे हैं। और आशा है कि अब के जो जनकपुरी का आयोजन जो हो रहा है वो बहुत भव्य तरीके से हो रहा है और काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा। और जो हमारा लुक बना है वो प्रेम मंदिर के रूप में दिया है और आशा करता हूँ कि आज तक के रिकॉर्ड में जितनी भी जनकपुरी हैं उससे भव्य हमारे यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा। हाँ, सहयोग
पहले शुरुआत में ऐसा लगा था कि नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन एक बार सक्रिय हुआ हमारे कहने पर, तो उसके बाद पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम सुचारू रूप से तत्परता से कर रहे हैं और दिनों रात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, लेकिन उसके बाद भी उनका कार्य बहुत प्रगति पे है, बहुत अच्छे। के आसपास अतिक्रमण पूरा फैला हुआ, कई जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, तो क्या रह पाएगा इन सब? नहीं, इससे थोड़ा सा बस यही कहना है कि इससे आपसदारी में, आस पड़ोस में थोड़ी सी वैमनस्यता फैलती है। तो यहाँ पर जनकपुरी कमेटी ने एक ज्ञापन दिया था और एक लेटर भेजा था डीएम साहब के पास कि भाई इसको अगर ना हो तो 11 तारीख के बाद करा लिया जाए, जब हमारा जनकपुरी महोत्सव खत्म हो जाए। तो उन्होंने शायद ऐसा मान लिया है और अब जो भी अतिक्रमण का जो हटाने का अभियान है वो शायद 11 तारीख के बाद होगा। विधानसभा से पहले सभी राजनीतिक दल ग्राम सभा चुनावों में भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनावों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इसी क्रम में कांग्रेस भी सभी 51 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस में कई नाम अब तक फाइनल भी हो चुके हैं, जबकि कई नामों की घोषणा होना बाकी है। विधानसभा चुनावों से पहले ग्राम पंचायती चुनावों में अपने हाथ आजमा रही कांग्रेस पूरी तरह से इन चुनावों में जीत की मंशा से चुनाव में उतरने की तैयारी में है। पंचायत चुनावों को लेकर सुबह से शाम तक तैयारी में जुटे कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना था कि उनके पास सुबह से शाम तक आवेदन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। हम सभी 51 वार्डों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। कांग्रेस मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी पर ही दाव खेलेगी। हाईकमान का भी निर्देश है कि बहुत अच्छे तरह से चुनाव लड़ाया है और हमने 2 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें हमने संयोजक यशपाल राणा जी को बना दिया था। वो जगह जगह जाके हमने 11 आदमियों की टीम भी बनाई थी, वो जगह जगह जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि हर वार्ड से कम से कम 2-2, 3-3 प्रत्याशी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि और पार्टियों में जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह का निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा। और हम अच्छे जुझारू कैंडिडेटों को परीक्षण कर रहे हैं। लगभग 15 कैंडिडेट हमने अभी तक फाइनल किए हैं, जिसमें संघर्षी, जुझारू और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को हमने बरी कर दिए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो विकास को मुद्दा बना करके क्षेत्रीय पार्टियों को नकारते हुए विकास को मुद्दा बना के हम चुनाव लड़ने के जमीन में उतरे और हमें उम्मीद है कि अच्छी सफलता होगी। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष ने बताया कि एदमातपुर फतेहाबाद सीट सहित कई अन्य सीटों के नाम पर भी मोहर लग चुकी है, जो पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 15 से ज्यादा नामों को फाइनल किया जा चुका है। जल्द ही अन्य नामों को भी सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। गुड्डी देवी यादव हैं, एदमातपुर के वार्ड नंबर 7 से जुझारू प्रत्याशी आई हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं। और ओम प्रकाश शर्मा हैं, वो खंडौली से आए हैं, वो भी बड़े जुझारू हैं हमारे पास। और सुभाष उपाध्याय हैं और रेणु खटीक हैं, फतेहाबाद से आई हैं। और ज्ञानेंद्र पुजारी हैं, आगरा ग्रामीण से आए हैं। ऐसे जुझारू लोग हमारे साथ आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम अच्छी तरह से कांग्रेस से खरीद करके स्थिति। गौरतलब है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा में अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश में है, ताकि कांग्रेस को एक बार फिर यूपी की सत्ता में वापस लाया जा सके। इसलिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायत सहित अन्य चुनावों में भी कांग्रेस पूरी ताकत से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी, ताकि विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस की जमीन तैयार की जा सके। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद अगली खबर। पाल बघेल समाज भी अपने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर अन्य स्टूडेंट्स को मेधावी बनाने के लिए प्रेरित करने में जुटा है। देवी अहिल्याबाई होलकर युवा महासभा द्वारा ऐसे ही 25 मेधावी स्टूडेंट्स को मंच पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रोफेसर SP सिंह बघेल और महाराज सिंह धनगर उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। देवी अहिल्याबाई होलकर युवा महासभा द्वारा कैलाश मंदिर मार्ग पर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान सम्मान पाने वाले सभी छात्र छात्राएं बेहद खुश दिखाई दिए। सम्मान पाने वालों में NDA, IIT, IIM, SSC, PMT, CA सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले स्टूडेंट्स को भी सम्मिलित किया गया था। इन सभी को देवी अहिल्याबाई युवा रत्न से सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह बघेल का कहना था कि जब तक समाज से आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कुछ अधूरा सा लगेगा। ऐसे सम्मानों से अन्य स्टूडेंट्स को भी प्रेरणा मिलती है और वो लोग भी कामयाब होने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, जिससे समाज का नाम रोशन होता है। युवा महासभा आगरा द्वारा पाल बघेल समाज के मेरिटोरियस बच्चों को या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन हुआ है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको सम्मानित करने का काम किया है। तो मैं महासभा का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक बहुत ही पुनीत काम उन्होंने किया है। आज जिन बच्चों को वो सम्मानित कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन होगा, और जो बच्चे बाई द वे सम्मानित नहीं हो पा रहे हैं उनके दिल में एक सेकंड के लिए जिज्ञासा पैदा होगी, काश हमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली होती तो आज हम भी डाइस पे जाते। तो हो सकता है अगले साल वाले कार्यक्रम के लिए वो साल भर मेहनत करें। तो पूरा दुनिया सम्मान कर ले और समाज से सम्मान नहीं मिलता है तो वो सम्मान अधूरा रहता है। इसलिए भारत रत्न भी मिल जाए अगर आपको अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर, अपनी कम्युनिटी, अपनी क्लास अगर वो सम्मानित न कर रहे तो लगता है कि समाज ने हमको रिकॉग्नाइज दी। साथ ही महाराज सिंह धनगर का कहना था कि वो देवी अहिल्याबाई होलकर युवा महासभा का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें सम्मान दिया, जो आगे चलकर इनको और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। उन्होंने गरीब तत्व के लोग बुलाए, जो लोग पढ़ लिख के बहुत तरक्की की है, इनसे हर समाज के गरीब लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कोई पैसे वाले लोग नहीं है, वो एक गरीब किसान के बच्चे हैं और वो इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है। तो हम सभी समाज के लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमेशा मेहनत आगे काम में आती है। और मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने अपने ऐसे लोग सामने लाए हैं कि उन लोगों के भी, हम लोगों को भी गर्व हो रहा है कि हमारी समाज में ऐसे बच्चे आगे बढ़। सम्मान पाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी काफी खुश नजर आए और इस तरह के सम्मान से उनका मनोबल बढ़ने की बात कही। भारतीय जननाट्य संघ की आगरा इकाई द्वारा शहीद आजम के जन्म दिवस के अवसर पर नाटक का मंचन किया गया, जिसमें शहीद आजम के जीवन को कलाकारों ने विभिन्न रंगों के नाटक में प्रस्तुत किया। शहीद आजम भगत सिंह को भारतीय जननाट्य संघ यानी एप्टा ने पूरे मान सम्मान के साथ उनके जन्मदिन पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पर हुए इस कार्यक्रम में मंच के कलाकारों ने अपने नाटक के माध्यम से शहीद भगत सिंह को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि शहीद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी जीवन में अंग्रेजों से खूब लोहा लिया और उन्हें भारतीयों की एकता का परिचय भी दिया। सरदार भगत सिंह का जन्मदिन
एकता का तरफ से मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। महान क्रांतिकारी, मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। हमारे देश को आज फिर से ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है जो इस देश को और बुलंदियों पर और उन्नति पर पहुंचा सके। भगत सिंह को याद करती है, उन्हें श्रद्धांजलि देती है। आज के युवाओं को हम ये बताना चाहते हैं कि भगत सिंह कितनी कम उम्र में क्या कर गए हैं। शायद आज के युवाओं को भी कुछ करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि युवा भी कुछ याद करेंगे भगत सिंह को और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। शहीद स्मारक पर आयोजित इस नाट्य मंच में कलाकारों ने भले ही अपनी प्रस्तुति से शहीद आजम को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन कहीं न कहीं देश के शहीद अपनी कुर्बानी पर जरूर आंसू बहाते होंगे कि जिन देशवासियों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आज महज उन्हें जयंती और पुण्यतिथि पर ही याद करते हैं। जबकि कई ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो इन शहीदों का जन्मदिन याद होगा और ना ही उनकी पुण्यतिथि। शहर के युवाओं में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए सारेगामा मैजिकल वॉइस इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को सिंगर्स के लिए ऑडिशन लिए गए, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने अपना हुनर जजेस के सामने दिखाया। साथ ही जजेस ने कम उम्र के इन कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए आगे आने वाले समय में उनका उज्जवल भविष्य की कामना की। हम संगीत बच्चों को सिखाते हैं, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल और साथ में संगीत प्रभाकर वगैरह भी कराते हैं। और उसी के अभी इस बार हमने 5 साल हमें हो चुके हैं संस्था चलाते हुए। 24 सितंबर को हमने स्टार्ट की थी। पहले हम कराते थे, इंटरनल कराते थे अपने कोचिंग के बच्चों का 4 साल से, लेकिन इस बार हमने बाहर का एक प्रोग्राम रखना चाहा, जिसमें कि जो आगरा में बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो निकल के नहीं आते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, उनको मौका देने के लिए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की, मैजिकल वॉइस। ये ऑडिशंस, पहला ऑडिशन आज हुआ है 27 सितंबर, दूसरा 2 अक्टूबर को संजय प्लेस में होगा और तीसरा ऑडिशन उसका 4 अक्टूबर को है बोधला में। उसके बाद 11 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 1 नवंबर को हमने इसका फाइनल रखा है गायत्री पब्लिक के ऑडिटोरियम में। बच्चों को यही है मेहनत। एक तो मैंने जो सबसे बड़ी कमी जो नज़र आई वो ये है कि बच्चे डायरेक्ट सिंगर बनना चाहते हैं। उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए हमें, थोड़ा सा ज़्यादा क्लासिकल नहीं तो कम से कम सरगमांग, 7 स्वर जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो मैं कहता हूँ दे कैन गेट अर्ली, और इसकी ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, 26 वर्णमाला सीखते हैं हम A to Z, उसके बाद में फिर THIS दिस, HIS हिज, IS हिज, कितने मीनिंग्स याद करने पड़ते तब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कितने हैं, 7 और 5 12 स्वर के हम इतने ध्यान नहीं दे सकते जो हमें याद हो जाए, पहली बात तो सर बहुत अच्छे थे और सर ने बताया कि यू नीड मोर प्रैक्टिस, इवन थोड़ा सा सुर में भी था इवन, और सर ने बताया थोड़ा कोमल और तीव्र इनका ध्यान, नोटिंग ज़्यादा करा करो, ये सब बताया सर ने। कभी महाराष्ट्र के घर घर में गूंजने वाले गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष अब ताज नगरी में भी सड़कों पर गूंज रहे हैं। 10 दिवसीय उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर शहर की लाइफलाइन MG रोड रंग गुलाल के साथ गणपति भजनों से सराबोर नजर। कभी महाराष्ट्र का त्योहार कहा जाने वाला गणेश उत्सव अब ताज नगरी में धूम मचा रहा है। 10 दिन पहले भक्तों ने घर घर में गणपति बप्पा को स्थापित किया था। सुबह शाम की मंगल आरती के साथ 10 दिन भगवान गजानन को मोदक का भोग लगता रहा। त्योहार के आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी को विघ्नहर्ता का विसर्जन किया गया। शहर भर के गणपति भक्त बैंडबाजों के साथ बप्पा को विदा करने निकले। शहर की लाइफलाइन MG रोड पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रविवार का दिन होने की वजह से यातायात ज्यादा बाधित नहीं हुआ था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इस दिन के लिए खास रोड मैप तैयार किए थे। ट्रक टेम्पो के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक भक्त 2 व्हीलर पर भी भगवान गणेश को विदा करते नजर आए। शहर भर में बड़ी ही धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाने के बाद बप्पा प्रेमियों ने बप्पा को हर्षोल्लास के साथ विदाई दी। शहर भर में चले गणपति महाराज की विदाई कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी थी। गणपति बप्पा के भक्तों ने यमुना तट पर जाकर अपने प्यारे गजानन महाराज को यमुना में विसर्जित किया। शहर में रविवार का दिन गजानन महाराज के नाम रहा। शहर के हर कोने में बप्पा के भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ बप्पा को विदाई दी। भक्तों द्वारा गणपति महाराज को बड़े बड़े रथों में बिठाकर शहर भ्रमण कराया गया।
इसके बाद यमुना के तट पर जाकर बप्पा के भक्तों द्वारा गणपति महाराज की भव्य आरती श्रद्धालुओं और उनके परिजनों द्वारा उतारी गई और भगवान गणपति से विश्व के हर इंसान के घर में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई। करने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम शहीद नगर से आए हैं, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। गणपति जी तो सबके हैं और हम सबको ही मिलजुल के मनाना चाहिए। ये सबका गणपति जी है, रिद्धि सिद्धि के मालिक है, सर्वगुण संपन्न है, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गणपति जी बप्पा सबकी मनोकामना को पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। 11 दिन की स्थापना की थी, सबसे बड़ी खुशी हुई है। वो चले गए, मुझे काफी दुख हो रहा है। 11 दिन के लिए आते हैं और हर साल आते हैं, वो हर साल चले जाते हैं। बड़ा दुख जी, अगली बार जरूर इंतजार कर रही हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, वो चले। हमने 11 दिन तक सुबह शाम गणेश जी की पूजा करके हमको बहुत अच्छा लगता है। अगली बार हम यही जानना चाहते हैं गणेश जी दोबारा से आए। महाआरती के बाद बप्पा के भक्तों ने गणपति भगवान को यमुना के किनारे बने कुंडों में विसर्जित कर दिया और अगले साल फिर से जल्दी आने की प्रार्थना की। गणपति विसर्जन के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यमुना तटों पर पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे और बैरिकेडिंग कर यमुना नदी में किसी को भी उतरने नहीं दिया गया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर शहर की सभी विश्वविद्यालय इमारतें फ्री रहीं, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। विश्व पर्यटन दिवस को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पहली बार इन सभी इमारतों को रविवार को फ्री रखा था। विश्व पर्यटन दिवस पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर में भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। विश्व पर्यटन दिवस को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी रविवार को आगरा की सभी विश्वविद्यालय इमारतों का प्रवेश निःशुल्क रखा। ये पहली बार था कि विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सभी इमारतों को फ्री रखा गया था। शहर के सभी स्मारकों के फ्री होने के कारण सभी स्मारकों पर पर्यटकों का हुजूम देखा गया। वहीं ताजमहल पर देश विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क था। ताजमहल घूमने आए पर्यटकों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि वो पहली बार ताज देखने आए हैं और वो अपने और अपने परिवार के साथ यहाँ से जुड़ी यादें लेकर जा रहे हैं। ताजमहल इतनी खूबसूरत इमारत है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छा लगा है, दोबारा आने की भी इच्छा हो रही है। आप किसके साथ हैं? मेरे हस्बैंड है, ये जयपुर से। पहली बार आया ताजमहल देखने, बहुत अच्छा लगा और कोई टिकट नहीं लगी। उनका नेचर फिर भी बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया। हाँ, हमारा फिर भी मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर दोबारा आने की इच्छा रखूँगा और फिर से जहाँ पर आना अच्छा समझूँगा। वहीं रविवार को विश्व पर्यटन दिवस होने की वजह से ताजमहल परिसर की भी सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई। ताज परिसर में लगे सुरक्षा कर्मी भी अपनी निगाहें हर आमो खास पर्यटक पर बनाए रहे। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।